लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो कुछ इधर घटनाएं घटी हैं उसके बारे में जब मैंने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देने के बाद हमने आप सबों के समक्ष अपनी बात रख दी थी और उसके बाद जो तेजी से घटना चक्र हुआ, नई सरकार गठित हुई, विश्वास मत प्राप्त किया गया, मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ, गठन हुआ और कल चूंकि बड़ी संख्या में लोग मिलने के लिए आए हुए थे और हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की भी बैठक थी, तो वो 3 बजे तक चलती रही। इसलिए कल और मिलने वाले भी काफी संख्या में लोग थे, इसलिए कल संभव नहीं हुआ। आज दिन में जो प्रशासनिक कार्य है उसको करने के बाद हमने मुनासिब समझा कि आज ही बातचीत होनी चाहिए, इसलिए आप सब यहां पधारे हैं, मुझे खुशी है। और जो कुछ भी हुआ है, हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। महागठबंधन की सरकार चलाने का हमने अपनी क्षमता भर और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हमने पूरी कोशिश की। कई प्रकार की कठिनाइयां आती रही और जो समाचार पत्रों में, मीडिया में वो बातें उछलती रही, मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। खासकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अनेकों बार आपत्तिजनक बयान आए जो गठबंधन धर्म के बिल्कुल विपरीत था। पिछले वर्ष भी राजद से जुड़े हुए एक व्यक्ति के कुछ वक्तव्यों के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई, मैंने कहा कि मैं इन बातों को संज्ञान में नहीं लेता हूं, मैं सबकी बात का नोटिस नहीं लेता हूं और मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि कानून अपना काम करे और कानून ने अपना काम किया। लोगों को इसका उत्तर मिल गया कि इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा कि उस समय जितने तरह के वक्तव्य आए थे, यहां तक कि मेरे ऊपर जो कुछ भी कहा गया, तो आरजेडी के अध्यक्ष माननीय लालू जी ने भी कोई स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं कही। मेरे बारे में जो कहा जा रहा था उसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया और उनके बारे में कोई उनकी पार्टी का कह रहा, उसके बारे में कहा उसने क्या गलत किया। तो हम लोगों को क्या ऐतराज है उनकी पार्टी का कोई आदमी उनके बारे में जो कुछ भी बोले। लेकिन हमने इन सब चीजों को झेला है, एक बार नहीं अनेक बार। लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये मान कर हम चलते थे कि इस प्रकार का गठबंधन है, इसमें ऐसी बातें होंगी। हमारी पार्टी की तरफ से आरजेडी के सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं कही। आज जब जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले वर्ष जिस प्रकार से बातें हो रही थी, तो हमारी पार्टी के 2 वरीय नेता, 2 पूर्व अध्यक्षों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जदयू की तरफ से बहुत स्पष्ट बात रखी थी एक बार। लेकिन इसके अलावा हम लोग हर चीज को टॉलरेट करते थे और ये मानकर चलते थे कि गठबंधन चलाने में कई तरह की कठिनाइयां आती, और उन सब चीजों को झेलते हुए हम काम करने में लगे रहे और बिहार के हित में जिस तरह से भी जितनी मेहनत करके काम करना चाहिए हम करते रहे। हमने सामाजिक अभियान चलाया और उसके पूर्व 7 निश्चय को लेकर उसकी कार्य योजना तैयार करवाई, उसके क्रियान्वयन को हम हर जिले में जाकर देखे। और जब हमने शराबबंदी की
घोषणा की और उसको लागू किया तो उसके हर पहलू पर हमने समीक्षा की, कमिश्नरी वाइज घूमते हुए और दूसरी बार निश्चय यात्रा के दौरान हर जिले में। और हम जनप्रतिनिधियों से भी फीडबैक लेते थे कि आप बताइए कि इसमें कहाँ क्या कठिनाई आ रही है। ये सब हम काम करते हैं। और पिछले 2 महीना पहले, 2.5 महीना पहले तो हमने उसको और टाइटनिंग किया। इधर उधर से खबर आई और मैं इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ जगहों पर शराब से संबंधित कारोबार के बारे में उजागर किया। उसने बहुत बड़ी मदद की इस पूरे मामले को और मुस्तैदी के साथ अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करने में। और मीडिया की अहम भूमिका होती है। अगर मीडिया न रहे तो बहुत सारी चीजें जो नीचे घट रही हैं उसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल सकती। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसलिए अगर मीडिया में कोई बात आती है तो उसको हम गौर करते हैं घटनाओं के बारे में। तो हम करते रहे, पूरी मेहनत करके सारा काम करते रहे। और नीचे के स्तर पर इधर उधर जो कुछ भी हस्तक्षेप प्रशासनिक कार्यों में भी होता रहा, इन सब चीजों के बीच हम विकास का काम करते रहे और पूरे गठबंधन धर्म का पालन करते रहे। और मेरे मन में ये बात आती कि भाई इस गठबंधन का नाम ही हमने महागठबंधन दिया, तो अगर कुछ कठिनाई आती है तो उसको झेलना चाहिए और यथासंभव काम करना चाहिए। तो हम करते रहे। लेकिन जब इसके बाद जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और उसको लेकर बिहार के जन जन में ये बात आई, मीडिया के माध्यम से इसको इतनी प्रमुखता मिली और बिहार के बाहर भी इसकी पूरी चर्चा होने लगी, तो एक ऐसा विषय कि आखिरकार इतने दिनों तक की राजनीति में हमारा जो काम करने का तौर तरीका रहा है उसमें हम समझौता कैसे कर सकते हैं। हमने प्रारंभ से भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त अभियान चलाया है। यहां पर कानून में भी परिवर्तन लाया और लोगों की, अगर भ्रष्ट कोई लोक सेवक है उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का काम किया गया। ये सब जहां हो रहा है जिस राज्य में, अब ऐसी बातें सामने आती है तो फिर कठिन परिस्थिति थी और तरह तरह की बात की जाने लगी। जब पहली बार देश के विभिन्न हिस्सों में छापा पड़ा तो उसके बाद ट्वीट करके कहा गया कि बीजेपी को नए सहयोगी के लिए धन्यवाद, बधाई। और 40 मिनट के अंदर उस ट्वीट की फिर व्याख्या की गई। लेकिन जो ट्वीट किया गया उसका इंपैक्ट क्या पड़ा था, मैसेज क्या गया था, बहुत क्लियर था, बहुत साफ मैसेज था। और 40 मिनट के अंदर उसका इंटरप्रिटेशन भी किया गया तो लोगों ने कहा कि भाई ये एक सिर्फ बात बनाने वाली बात है, लेकिन मूल जो भावना थी और जो मैसेज गया था बहुत स्ट्रांग मैसेज गया था। दूसरी तरफ से ये बात हो रही थी। और इसके बाद यहां जो कुछ भी हुआ है, मैं तो यहां नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी और आप सब जानते हैं कि राजगीर से मेरा भावनात्मक लगाव और पेट की गड़बड़ी के कारण हाई फीवर, सब तरह का जांच डॉक्टर्स ने किया, दवा तो खा ही रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि राजगीर के कुंड में नहाने का और राजगीर में जाकर कुंड का पानी पीने की आदत हमारी बहुत पहले से रही है, बचपन से रही। हम चले गए स्वास्थ्य लाभ के लिए। अगले दिन छापा पड़ता और मुझे वहां जानकारी दी जाती। आप में से कई लोग वहां पहुंच भी गए। मैं क्या बात कर सकता था, हमारी तो किससे बात हो नहीं रही थी। लेकिन तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन फिर भी जब हम यहां वापस लौट कर आए तो मेरी बात भी हुई। लालू जी से भी एक बार नहीं कई बार बातचीत हुई और मैंने हर बार यही कहा कि भाई जो आरोप लगे, जो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है, तो उसके मामले में
स्पष्ट कर देना चाहिए, तथ्यगत उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए, उसका एक जवाब देना चाहिए। तो इससे आम जनमानस में बेहतर प्रभाव जाएगा और हम लोगों के लिए भी बेहतर होगा, ताकि हम लोग भी इस बात को कह सकें। लेकिन जो समाचार पत्रों में जो केस रजिस्टर किया गया, उसे आप FIR जो मानते हैं, जो भी मानते हो, वो सारी बातें आई है, उसके मद्देनजर तो स्पष्ट करना ही चाहिए। सारी बात चलने लगी कि इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 20-21 दिनों में बिहार, और बिहार ही नहीं, देश भर के मीडिया में जो ये बात आती थी और सीधे क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर था कि भाई इतने दिनों से जो इनका काम करने का तौर तरीका रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे। ये सारे प्रश्न तो उठ रहे थे। हमारे पार्टी की मीटिंग तो 2 जुलाई को हुई थी, स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। उसमें लिए गए निर्णय के फॉलो अप में 11 जुलाई को एक मीटिंग थी, जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव के अलावे विधानमंडल दल के सभी सदस्य और जो उम्मीदवार पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार थे, उन लोगों को भी बुलाया गया था। जिला अध्यक्ष भी थे, हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। और संगठन संबंधी बात पूरी होने के बाद जो लोगों को बाकी अगर कोई बात अन्यान्य में कुछ कहना हो तो लोग कहना शुरू करते हैं। तो हमारे पार्टी के अंदर 29 लोगों ने अपनी बात रखी उसके बाद, और एक के बाद एक सब लोगों ने इस बात पर प्रकट किया कि हम लोगों की जो नीति रही है उससे हम लोगों को अलग नहीं हटना चाहिए। ये पूरी मीटिंग में ये हमारे पार्टी के लोगों का विचार था। तो हमने मीटिंग को कंक्लूड करते हुए, सारी बातों की चर्चा करते हुए, उसके बाद हमने कहा कि हम तो यही चाहेंगे कि लोग इस बात का स्पष्टीकरण दे दें, एक्सप्लेन कर दें, जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में तथ्यगत ढंग से बिंदुवार जवाब दे दें, यही बेहतर होगा। और हम लोगों की पार्टी से इतना ही कहा गया। अब उसका भी उत्तर क्या आया और किस तरह से मजाक उड़ाने लगा कि भाई ये CBI के हैं, ये क्या हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि JDU के सामने या मेरे सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमने तो कहा आम जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए कि बात क्या है, मामला क्या है, तथ्य क्या है। यह बोलना कि मुझे फंसाया जा रहा है, अपने समर्थकों के लिए तो ठीक है, कोई बोलता है राजनीति में रहने वाला, तो उसके लिए समर्थकों के लिए तो बात हो जाती है। हम माइनर हैं, कुछ भी हो, ये सब समर्थकों के लिए। लेकिन आम जनता के लिए तो ये जरूरी था कि एक्सप्लेन कर देना चाहिए था। और जब हमसे तेजस्वी जी मिले भी कैबिनेट मीटिंग के बाद, अकेले थे, तो ये सारी बातें हुई। हमसे कहा गया कि आप ही बता दिए क्या एक्सप्लेन करना। हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी, एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, हमारा इन सब चीजों का कोई अनुभव नहीं, इसलिए हम क्या सलाह देंगे। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आरोप है उसके बारे में जो आप कह सकते हैं उसको कहिए, और इसका अच्छा असर आम जनमानस पर जाएगा, यही हमने कहा बार बार। अब बार बार कहा जाता था कि भाई अगर कुछ कहेंगे तो FIR में कुछ फ्लॉ है तो उसको लोग दुरुस्त कर लेगा। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो कोई टेक्निकल और लीगल बात कर ही नहीं रहे थे। हमने तो कहा फैक्चुअल कहने की बात, और आम जनता के बीच मीडिया के माध्यम से प्रकट कर दीजिए, और इसका लाभ होगा महागठबंधन। लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं थे। अब तैयार इसलिए नहीं थे कि लगता है कि कुछ स्पष्टीकरण देने की उनकी कोई स्थिति ही नहीं थी। और उसके बाद हम लोगों के पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग नहीं थी पहले से, लेकिन यह था कि 26 को होगा कि 27 को होगा, ये तय नहीं था। लेकिन जब 26 तारीख को RJD की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई दिन में 12 बजे, और जो बात सामने आई तो जब अखबार में आ गया 25 तारीख को कि उनकी मीटिंग होने वाली है 12 बजे, तब फिर
हमारे पार्टी के चीफ व्हिप इन लोगों ने कहा, हमने कहा आप भी 26 की शाम में बुला लीजिए, तो कम से कम स्थिति भी तो स्पष्ट हो जाएगी। दिन के उनकी मीटिंग के बाद जो उनकी बात सामने आएगी, उस रोशनी में हम लोग अपने पार्टी में डिस्कस करेंगे, और इसलिए शाम में मीटिंग रख दी गई। अब जो बात आई उस दिन लेजिस्लेचर पार्टी के बाद, वह भी वही पुरानी बात आई। हम तो इस्तीफा मांग नहीं रहे थे, इस्तीफा नहीं देंगे, और मीडिया में बात जरूर आ रही थी देना चाहिए, बहुत लोग मांग कर रहे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद और स्पष्टीकरण के बारे में कह दिया, जो भी कहना होगा हम लोग उपयुक्त स्थल पर कहेंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति यह आ गई कि साथ इसके बाद असेंबली का सेशन होने वाला है, और अब तो हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। और जो मैंने कहा 11 जुलाई की बैठक में, जिसका हमने आपको जिक्र किया, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पार्टी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, और जो पिछले चुनाव में जीत नहीं सके लेकिन हमारे उम्मीदवार थे, वे भी आमंत्रित। और उस मीटिंग में लोगों ने हमको ऑथोराइज किया, आप जो डिसीजन लीजिएगा हम लोग आपके साथ हैं, और आपको निर्णय लेना चाहिए। और लोगों ने जो अपनी बात रखी थी, जिसका मैंने जिक्र कर दिया, वैसा था, मुझको लोगों ने ऑथोराइज किया हुआ। और तब जब लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हमने बुला ली और पूरी स्थिति हुई, 6 बजे उस मीटिंग में हमने फिर से सारी बात रख दी कि यह स्थिति आई है। और अब मेरे मन में यह बात आ गई है कि भाई अब हम इस सरकार को नहीं चला सकते, इसलिए मैं त्याग पत्र देना चाहता हूं। मेरे विधायक दल ने पूरे तौर पर इसको इंडोर्स किया, और तब त्याग पत्र देने के बाद, हम इस निर्णय के बाद, त्याग पत्र लिखने के बाद, हमने बातचीत की राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी से, और हमने बात की कांग्रेस के बिहार के प्रभारी श्री सीपी जोशी, जो कि हमेशा जब भी महागठबंधन बना उस दौर में सीपी जोशी जी ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आते थे। तो हमने दोनों व्यक्तियों को कह दिया कि अब मेरे लिए संभव नहीं है सरकार चलाना इस रूप में, इसलिए हम त्याग पत्र देने जा रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद किसी को कुछ कहना रहता है, 2 लाइन करते हैं कि अरे ऐसा क्यों, ये सब बात होती है। लेकिन हमने दृढ़तापूर्वक ये कह दिया कि अब इतने दिनों तक हमने इंतजार किया, 20 महीना से भी ज्यादा हो गया, 1/3 से भी ज्यादा समय हमने चला दिया, 3 दल का महागठबंधन है, अब हमसे संभव नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं त्याग पत्र देने। और इसके बाद हम गए महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ, त्याग पत्र हमने दे दिया, और बाहर आकर के हमने अपनी बात आप सब लोगों को कह दी। और उसके बाद हम लौट करके आए तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं, और संयुक्त रूप से सरकार बनाइए, हम लोग सरकार में भी शामिल होंगे, सब कुछ हो। ये सारी बातें जब आई शीर्ष स्तर से, तो ये सारी बातें हालांकि होने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री महोदय ने ट्वीट भी किया, हमने उत्तर भी दे दिया। लेकिन ये जब बात आई तो हमने अपने लेजिस्लेचर पार्टी में ये बात रख दी। हमारे विधायक दल ने पूरे तौर पर, उन लोगों ने कहा कि आप बताइए, हम विधायक दल की बैठक है, हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। विधायक दल की बैठक में जब इंडोर्स कर दिया लोगों ने, तब हमने वापस कहा, और ये कहा कि अगर संयुक्त रूप से काम करना है तो, और उन लोगों का ही प्रस्ताव था कि संयुक्त बैठक भी हो जाए, तो उनकी भी बैठक थी, वो बैठक उनकी समाप्त हो चुकी थी। तो यहां आने में उन लोगों को घंटा भर से भी ज्यादा लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बैठक समाप्त कर दी थी। तो फिर सब लोगों को बुलाया और यहां पर संयुक्त बैठक हुई, और यह निर्णय हुआ, नेता निर्वाचित हुए, मीटिंग बाजाबता फॉर्मल हुई, और उसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग चलकर महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करें। उस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय की तबीयत कुछ खराब हो गई थी, वो IGIMS में गए हुए थे, तो जब तक वो IGIMS में लौटते नहीं तब तक तो उनसे मिल नहीं सकते थे। जब वो लौटे उसके कुछ ही समय के बाद हम सब लोग गए, मिले, उनके सामने रखा, उन्होंने दावे को स्वीकार करते हुए सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, और ये हुआ, तय हुआ कि कल सुबह 10 बजे
सरकार का शपथ ग्रहण होगा, वो हुआ। और उन्होंने 2 दिन का समय दिया विश्वास मत हासिल करने के लिए। 48 घंटे का समय 2 दिन का मिला, 1 दिन के अंदर हम लोगों ने विश्वास मत हासिल किया और तब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो ये है पूरी कहानी। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत सेटल्ड था, सब कुछ तय था। अब वो आप सोचिए, घटनाएं इतनी तेजी से घटी हैं और यह सब कुछ हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय हुआ, और हम तो देखते थे अपने पार्टी के लोगों का विचार सुनते रहते थे, लोग उबे हुए थे। और कल मैं बताता हूं, सबसे पहले हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक यहां थी। 1000 से ज्यादा हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथी आए। प्रखंड स्तर पर जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, और जिला स्तर पर सारे लोग। और जो हमने लोगों का मूड देखा, भाई हम तो एनडीए में भी पहले थे, उस समय से लोग साथ थे, वो अपनी भूमिका देखते थे। समाज में प्रेम और सद्भाव स्थापित करने के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो काम किया, तो सब के सब लोग बिल्कुल ही इस बात से खुश थे। तो जो हमारी पार्टी की इकाइयां हैं, उसमें इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि यह हुआ। और आज तक अब जब ऐसा होता है तो हमको मालूम है, अगर हम चुपचाप झेलते रहते तो हमें तो जवाब देना पड़ता कि भ्रष्टाचार के मामले में आपका क्या रवैया। और हम जानते थे अगर दूसरा निर्णय लेंगे तो लोग कहेंगे महागठबंधन था, और सेकुलरिज्म की बात लोग उठाएंगे। तो मैंने तो हाउस था, वो जुम्मे का दिन था, इसलिए समय नहीं था। हमने संक्षेप में ही जो जरूरी बातें थी हमने कह दिया। सेकुलरिज्म एक विचार है, और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जब भाजपा के साथ एनडीए की सरकार थी तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जितने काम हुए हैं, जरा बता दे गिन करके कि अगर उतने काम कहीं हुए हो, और इस काम को हम आगे बढ़ाते रहे, एनडीए नहीं भी रहा तब तक। भागलपुर में दंगा हुआ था, और साहब लोगों को ऊपर फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया था। हम तो जब निकले थे न्याय यात्रा में, तो वहां मालूम हुआ कि बहुत लोगों के मन में एक दुख है और तकलीफ है। इसलिए सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद हमने भागलपुर के दंगे की जांच फिर से करवाई, और वो दूसरे कारणों से, जो पहले जो जांच आयोग बना हुआ था उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था, उससे अलग इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस था। और उसके अलावे हमने सीआईडी को, विभाग को कहा था, सीआईडी को, कि आप देखिए कि जितने मामले हुए हैं जिसमें फाइनल रिपोर्ट हुआ है क्या कुछ है। वहां से रिपोर्ट आई 29 ऐसे केसेज हैं जिसमें प्रमाण और साक्ष्य रहते हुए भी चार्जशीट के बजाय फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया, और उन लोगों ने इजाजत लेकर फिर से केस को रीओपन किया है, इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बाद चार्जशीट दायर हुआ, लोगों को सजा। अब उसके आगे न्यायिक प्रक्रिया है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आप समझ लीजिए, और उन लोगों को उस स्तर पर जो जांच आयोग गठित हुआ उनके रिकमेंडेशन पर उस स्तर का मुआवजा दिलवाया गया जो 84 में जो दंगा हुआ था सिख विरोधी, उस स्तर का मुआवजा यहां दिलवाया गया। और इसके अलावे जो पीड़ित परिवार है जिसके पास कोई नहीं बचा था, वैसे परिवारों को राज्य सरकार ने 2500 रुपया ताज जिंदगी का पेंशन दिया है, मुआवजा प्रति महीने का, और वो बढ़कर के 13 में 5000 रुपया प्रति महीने का हुआ। वहां से शुरू करिए। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए हुनर की योजना, उसके साथ औजार देना, पूरे बिहार के कब्रिस्तानों का सर्वेक्षण कराकर 8024 कब्रिस्तानों को चिन्हित करके राज्य की योजना बनी कि हम कब्रिस्तान की घेराबंदी कराएंगे। पहले से जो कब्रिस्तान की घेराबंदी की स्कीम थी वो महज मामूली थी और उसमें कुछ हो नहीं पाता था। हमने नई स्कीम, राज्य की स्कीम बनाकर और कब्रिस्तानों की घेराबंदी प्रारंभ कराई, और डीएम और एसपी को इसकी जिम्मेवारी दी कि आप तय करिएगा प्राथमिकता
किस कब्रिस्तान की घेराबंदी कब करानी है और कितना खर्च होगा, उसकी कोई सीमा नहीं रखी गई। जितना बड़ा कब्रिस्तान होगा, जिस तरह का इलाका होगा, उस प्रकार की घेराबंदी होगी, और वो काम चल रहा है। और किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव पर कोई बाधा आएगी तो हम लोगों ने अपने राज्य सरकार में जिम्मेवारी दी कि ये डीएम और एसपी की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सद्भाव का वातावरण कायम रखे। यह सब काम किया। अल्पसंख्यक के लड़कियां बहुत कम संख्या में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करती थी। हमने स्कीम बनाई, 2400 2500 से ज्यादा नहीं, और जब हमने 10,000 रुपया का उनको इनाम देने का फैसला किया कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, राशि देने का फैसला किया, तो उसके बाद 3 साल के अंदर ही 26,000 से भी ज्यादा हो गए। ये सब काम किया। किस क्षेत्र में काम नहीं किया? अल्पसंख्यक वित्त निगम वर्चुअली समाप्त हो चुका था, हमने नए सिरे से क्रिएट किया। शिक्षा ऋण योजना, रोजगार के लिए कोई अगर करना चाहता है कोई काम, उसके लिए एक नहीं अनेक काम किए गए। मैं कितने कामों को गिनाऊं। और उसके अलावे जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की मांग हुई तो तत्काल हमने जमीन दिया। तो हर प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, और यह सब काम हमने किया। हम जुबान से कम बोलते, हम काम करते हैं, और सतह पर काम अपने आप बोलता है, ये सब लोगों को मालूम। तो लोग सेकुलरिज्म की बात करेंगे। अरे सेकुलरिज्म की बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिखाइए भी तो सही कि सही मायने में सिर्फ सेकुलरिज्म बोलते हैं वोट के लिए या सचमुच सेवा के लिए बोलते हैं, लोगों के कल्याण के लिए बोलते हैं। तो ये बात बोल रहे हैं, तरह तरह की बात बोल रहे हैं। और हमें तो मालूम था, दो तरफ रास्ता था। या तो हम भ्रष्टाचार से समझौता करते, अब नहीं समझौता किया तो हमको मालूम था कि इस प्रकार की आलोचना हमें झेलनी पड़ेगी। मैं किसी आलोचना से तनिक भी परेशान नहीं हूं। हम अपने काम से हमको साबित कर देंगे कि आपकी आलोचना का कोई मतलब नहीं, उसका कोई आधार नहीं, और उसके साथ हम कोई समझौता नहीं करते हैं। सेकुलरिज्म में मेरा पक्का यकीन है, लोकतंत्र में पक्का यकीन, समावेशी विकास, न्याय के साथ विकास में हमारा पक्का यकीन है, और समाज के हर तबके के कल्याण के लिए काम करते हैं। अब सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ करके लोग संपत्ति अर्जित करें, यही मतलब है सेकुलरिज्म का। जरा बताइए तो। और मेरे ऊपर तो आज नहीं, कुछ पिछले कई महीनों से आक्षेप लग रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, नोटबंदी हो, तो तरह तरह की बात कही गई। लेकिन 80% आदमी कहां 1000 रुपया 500 रुपया का नोट देखा है भाई। गरीब लोगों को अच्छा लगा कि कुछ पैसे वाले लोगों पर हमला हो रहा, लेकिन हमने साथ साथ नोटबंदी का समर्थन करते हुए कहा कि बेनामी संपत्ति को हिट कीजिए। पूरे बिहार में घूम घूम करके हम बोलते रहे। और अब अगर बेनामी संपत्ति पर हिट होने लगा तो हम क्या करें? गलत है। हम कैसे कह सकते हैं गलत? और अगर नहीं है बेनामी तो बताइए कि नामी है। यही तो कहा था, एक्सप्लेन कर दीजिए। यही तो हमने कहा था, एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर एक्सप्लेन कर दिए होते तो बात दूसरी होती। लेकिन अब बताइए, जब चारों तरफ से इस तरह की बात उभर कर सामने आ रही है, तो जिस पर बात आ रही है उन्हीं को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। हमारा महागठबंधन इसलिए नहीं बना था कि आप कुछ भी करिए, हम आपकी खिदमत करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और कुछ देखिए, अहंकार की भाषा लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमने बना दिया। हमने बना दिया? कौन कहा था बनाने के लिए? हम तो पटना में थे, यही जनता के दरबार में। अब ये जो जगह बदल गया, उसी का दूसरे रूप में आज आपके सामने है। यहीं पर तो हम थे। और हमको आप ही लोगों ने बताया कि दिल्ली में अभी हो रहा है, मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी
शरद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपको डिक्लेयर करेंगे। मैंने तो कहा नहीं था कि डिक्लेयर करिए, हम तो सबको बता करके आ गए थे। ये करना होता तो पहले करते, जिस दिन बात हो रही थी उसी दिन करते, कि आज हम हैं कल भी रहेंगे, आप कह दीजिए। लेकिन अब नहीं कहा तो बहुत कम समय है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, सीट वगैरह का समझौता कर। लेकिन क्यों आकर के इतनी जल्दी किए? डर हो गया था कि कहीं जेडी और कांग्रेस अकेले तो नहीं चुनाव लड़ने जा रहा, तो वहीं से बैठे बैठे और ऐलान भी कैसा किया कि हम जहर का घूंट पीने को तैयार, यानी हम जहर हैं, हम सब बर्दाश्त किए हैं। देखिए हम जहर हैं। ये महागठबंधन की सरकार बनी और इतना सीट जीते, ये अकेले इनके बलबूते पर जीते। और बलबूते की बात लोग करते हैं और बिहार के और बहुत लोगों को भ्रम रहता, हमारे चंद पढ़े लिखे और कॉलम लिखने वालों को भी भ्रम रहता बेस को लेकर के। मास बेस कास्ट बेस नहीं होता है, और हम कास्ट बेस में यकीन नहीं करते, हम मास बेस में यकीन करते। पता नहीं कितने लोग दावा करते हम बनाए, हम ही को बनाया। यार बताएं आपको, लालू जी पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ रहे थे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, हमारे यहाँ 500 स्टूडेंट थे, और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंडिडेट था उनके खिलाफ सबसे जो जिसको कहते हैं कि सामने फ्रंट में डायरेक्ट कंटेस्ट में था। आपको मालूम है, ये भूल गए। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी प्रतिष्ठा थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के मुद्दों को लेकर हम छात्रों के मुद्दों को लेकर के हम लड़ते थे और सबको उसका मिलता था, उसकी मांगे पूरी होती थी। मुझको इतना प्रेम और सम्मान अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस समय था, अब तो एनआईटी बन गया, मेरे ही प्रयास से एनआईटी बन गया। 500 थे स्टूडेंट, उसमें से 450 वोट लालू जी को दिलवाया। आज बात करते क्या किया? हम एमएलए बने आपकी कृपा से बने क्या? हम बाढ़ के एमपी बने 89 में आपकी कृपा से बने क्या? हम पहली बार एमपी का चुनाव लड़े तो कौन लड़ रहे थे हमसे, हमारे खिलाफ? ये छिपी छिपाई बात है। आप गए थे क्या कुछ वोट दिलवाने? 91 का चुनाव हुआ, वो तो कंप्लीट पोलराइजेशन था मंडल कमीशन के बाद, उसमें आप जरूर गए, लेकिन उसकी नहीं भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी चुनाव में घूम रहे थे, आजकल उसी चुनाव का कहानी बता रहे हैं, मर्डर केस के एक्यूज हैं। आप बताइए क्या बनाया है? अरे जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन हो गया था, लोकदल विधायक दल के नेता का चुनाव था, कई लोग इनके साथ थे। मैं इन सब बातों की चर्चा नहीं करता, एक विधायक सिर्फ, और हमने वो किया तय। जितने गैर यादव विधायक थे सब लोगों से लोकदल में हमने बात किया कि अब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी नहीं है, हम लोगों को यादव समाज से ही नेता बनाना चाहिए, वो सबसे बड़ी संख्या में है। अब वो बनेंगे तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी होगी उन्हें। कर्पूरी जी को तो पार्टी के अंदर बहुत कष्ट दिया जाता था, अब इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमको आज तो रहे नहीं, वीरेंद्र बाबू सब लोग साथ दिए, और ये वोट के बदौलत ये लोकदल विधायक दल के नेता बने। हमारे लिए क्या किए? अरे भाई हमने क्या क्या नहीं किए, आज बड़ा बोलते रहते, लोग भूल जाते हैं। और इनके जो बड़े भारी हैं ना, जो बोलते रहते हैं, उनको समझाने में सबसे ज्यादा देर लगा था हमको। उनके जो खास बने हुए हैं ना, जितना अनाप शनाप बुलवाना है उन्हीं से जो बुलवाते हैं, उन्हीं को समझाने में हमको सबसे ज्यादा समय लगा। और आज तक उस आदमी को इसी बात की तकलीफ है हमसे, तो बात करते हैं। अरे नहीं क्लियर है तो पुराने आदमी नहीं है, पुराने लोगों से पूछ लीजिएगा, तब क्लियर हो जाएगा। तो क्या किया है भाई? जब सरकार बन गई, नारा लगा देता था वर्कर लोग, लालू नीतीश जिंदाबाद। इनको 3-4 महीना के बाद खराब लगने लगा था। किसका नमक काहे घुसा देता? आप से नहीं जानते हैं दीपक जी, जान लीजिए ठीक से। तो हमारे लिए क्या किया है भाई?
आज कह रहे थे, अपनी मर्जी से डिक्लेयर किए थे। वो बोलते हैं कि पहले कह रहा था। पहले की बात जरूर थी, जेडीयू की चाहत थी, अलायंस जब बन रहा था, बनने वाला था और हो गया था कि ये मान लीजिए ये करना चाहिए, वो बात अलग थी। लेकिन आपने महीनों उस पर जब निर्णय नहीं लिया, तो जब मीटिंग हो रही थी मुलायम सिंह जी की घर पर, तो हमने तो साफ कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वक्त बीत गया, अब सिर्फ सीटों का बंटवारा कर लीजिए, अब उसके आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो आप अपने किए, अपने गरज में ऐलान किए, हम तो नहीं कहने गए, हमने तो नहीं कहा था, और बन गए। आज ही बताते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी 80 और हम लोग 71। इसका जवाब तो क्यों नहीं देते हैं? हम लोगों के समर्थकों ने आंख मूंद कर वोट किया, और आपका इतना प्रभाव नहीं है, या आपकी नीयत कैसी थी आप जानिए, कि आप उस तरह से वोट ट्रांसफर अपना पार्टी वाला नहीं करा सके। एक नहीं अनेक उदाहरण, 2 हमारे उम्मीदवार तो फिर हारे हैं ये तीर अतीर धनुष के चक्कर में, लेकिन उसके अलावे एक नहीं कितने क्षेत्र हैं। मैं तो हाथ जोड़कर विनती करूंगा आप सब लोगों से, आप लोग और आपके मित्र लोग कॉलम लिखते हैं, उठा करके एनालिसिस कर लीजिए, जो हमारे कैंडिडेट्स कहां हारे। लेकिन बात हम तो कभी इन सब चीजों की चर्चा करते नहीं थे। देखिए, अहंकार बड़ी बुरी चीज है। इस अहंकार में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अरे क्या कर दिया, ये सब दावा नहीं करना चाहिए और बहुत अहंकार नहीं पालना चाहिए। 2010 का परिणाम सबके सामने है, और तब जबकि पासवान जी भी उधर थे, अब पासवान जी भी इधर हैं, माननीय रामविलास पासवान जी। बहुत भ्रम नहीं पालना चाहिए। लेकिन चलिए, ये आगे की बात है। हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, जो हम लोगों को फीडबैक अपने साथियों के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से जो मिल रहा है, लोगों में प्रसन्नता है कि यह निर्णय बिल्कुल सही हुआ। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे कुछ आलोचना झेलनी पड़ेगी, कुछ बड़े बुद्धिजीवियों के कॉलम्स के जरिए। मैं ये जानता हूं एक से एक बुद्धिजीवी हैं, कुछ बुद्धिजीवी तो हमको कह देते हैं इसका कोई बेस ही नहीं, एक से एक बुद्धिजीवी कौन कौन से शब्दों का प्रयोग मेरे लिए होता है मैं देखता हूं, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सब स्वतंत्र है। हमने पहले भी कहा है, हम गांधी जी को के विचारों में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई मीडिया को आजादी होनी चाहिए, पत्रकारों को आजादी होनी चाहिए, जो इच्छा लिखिए। अच्छा ही लगता है हमको, कोई बुरा नहीं लगता। क्या फर्क हमको पड़ता है? अगर कोई हमको बेसलेस कह दे बहुत अच्छा है, बिना बेस के हम एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सब बन गए। लेकिन भाई जब कुछ भी बने तो जरा मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में या केंद्र में जिन मंत्रालयों को हमने देखा, उसमें तो जाकर सर्वे करके पता कर लीजिए कि मेरे काम से के बारे में लोगों की क्या धारणा है। बेस और कास्ट बेस, कौन किस जात से पैदा होगा ये किसी को पता है? अगर कास्ट बेस को कुछ लोग मास बेस समझते हैं तो भाई वो उनकी काबिलियत है, उनकी विद्वता है, वो जाने, हमें कुछ नहीं कहना। तो खैर ये सब बातें होती रहती हैं और अभी होंगी। मुझे उस पर मेरे सामने कोई समस्या नहीं, बोलिएगा ही। अगर हम भ्रष्टाचार से समझौता करते तो शायद इससे 10 गुने लोग हम पर अटैक करते। इशारा कर रहे हैं बंद करने का, चलिए। तो जो भी हमने निर्णय लिया है, पार्टी की राय पर निर्णय लिया। और एक बात हम आप लोगों को और बता देते हैं, भाई जान लीजिए, हमारी पार्टी जनता दल यू, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हमारी पार्टी को मान्यता सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। इसलिए बिहार के मसले पर जो बिहार की पार्टी डिसीजन लेती है वही सब कुछ है। लेकिन तरह तरह की बात आती है, अभी तो बहुत कुछ चलाया जाएगा, चलाते रहिए, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं। और अच्छा है, हो सकता है सब कुदरत का खेल हो,
एक ही साथ कई समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अरे भाई हम बोल रहे हैं, हमको क्या पता कौन सी समस्या आप क्रिएट करते हैं, आप जानिए, हमारे सामने तो कोई समस्या नहीं। परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? अगर अच्छा मानते हैं तो उसमें आरजेडी का भी कंट्रीब्यूशन है, ये भी आप मानते हैं? देखिए, महागठबंधन की सरकार 20 महीने चली, 1 साल 8 महीना, 2 साल नहीं, और 1 साल 8 महीने में जितना भी हमने काम किया उसकी व्याख्या आप कर लीजिए। विकास के काम में कोई कोताही नहीं बरती गई, और मैं ये मानता हूं कि हमारे मंत्रीगण महागठबंधन में भी काम करने में इच्छुक थे, लेते थे, लेकिन सवाल उसका नहीं है। अलग स्तर पर जो नीचे से लेकर के विभिन्न चीजों में गवर्नेंस के इशूज जो होते हैं, उस मामले में नीचे के स्तर पर अब फोन चला जाए, हस्तक्षेप हो जाए, वो परेशान हो जाए, तो कई चीजों को बिल्कुल रास्ते पर लाने में समय लगता था। लेकिन जहां तक विकास का काम, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई और काम हुआ है। प्रभावित तो हुआ, विकास का काम नहीं प्रभावित हुआ। आप जो प्रशासन गवर्नेंस नीचे के स्तर पर बिला वजह आप किसी को फोन कर दीजिएगा तो थोड़ा देर के लिए वो उसको हो जाएगा, लेकिन जब खबर आती है तो रूल ऑफ लॉ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, विभिन्न स्तर पर आप सब लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा भाई आप लोग जानते हैं। अब आप लोग हमसे ज्यादा विजिट करते रहे हैं सब चीज से पहले, ये तो दिखा तो दिया। एक सवाल है, आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। फिर से आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आपके भी नेता हैं और क्या आप एनडीए के पार्ट हैं? नहीं, देखिए साहब, आप जो पहले वाली बात जो बोल रहे हैं वो उस समय का संदर्भ है, और आज का जो संदर्भ है, अगर महागठबंधन को ये ठीक ढंग से चलाते और ये सारे मुद्दे नहीं आ जाते तो फिर कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये समस्या आ गई तो दो चीज आमने सामने खड़ा है। भ्रष्टाचार से या तो समझौता करके अपनी पहचान को हम विलुप्त कर दें, या तो दूसरा चीज है कि हम बिहार के हित में फैसला लें, बिहार की सेवा करें, और जो मेरा कमिटमेंट है बिहार के लोगों के प्रति, हम उस दिशा में काम करें। आज बिहार के हित में, और मैंने रिजिग्नेशन के बाद भी कहा था, आपने कहा आगे क्या करिएगा, हमने कहा कि बिहार के हित में हम फैसला लेंगे। यह बिहार के हित का फैसला है, नंबर 1। जहां तक आप बात करें एनडीए की, आज जेडीयू और एनडीए में की संयुक्त सरकार बनी, हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव होगी 19 को। चूंकि एनडीए नेशनल स्तर की बात है, जिस प्रकार से हमने यहां सारा निर्णय पार्टी के राज्य स्तर की इकाई के विचार के आधार पर किया, उसी तरह से वहां हम करें। नरेंद्र मोदी आपके नेता हैं, नरेंद्र मोदी आपके नेता हैं। अरे ये कोई सवाल ही नहीं है आपका, ये तो सवाल ही नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। हम तो बिहार की बात कर रहे हैं। आगे पूछिए। मधुबनी में आपने ऐलान किया कि बेनामी प्रॉपर्टी पे क्रैकडाउन होना चाहिए, उसके बाद लालू जी के यहाँ सीबीआई रेड होता है, तमाम तरह के उद्भेदन होते हैं 2.5 महीने में बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर। क्या आप कन्विंस्ड हैं कि लालू यादव और उनके परिवार के पास जितना भी संपत्ति है वो बेनामी है? नहीं है तो वही ना साबित करेंगे। आप बताइए। हम क्या बताएं, हम एक्सपर्ट ही नहीं है। ये एसेट एक्वायर करना, इधर से उधर कंपनी में ट्रांसफर करना, हम इसके विशेषज्ञ नहीं है। आप ही लोग जो दिखाते हैं और छापते हैं वही पढ़ते हैं, जानते हैं, उससे अधिक हम नहीं जानते। इस मामले में जो आपका विचार होगा वही मेरा विचार, आपका जो विचार वही मेरा विचार। नहीं, ये बात आप लोग बहुत अच्छा पूछ लिए। जिस दिन ये बात हो रही थी उस दिन भी हमने बता दिया था, डे 1 हमने वचन दे दिया है गोपाल कृष्ण गांधी जी को। उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमने वचन दिया हुआ है, और वचन से हम टिकते नहीं, ये बता दिया। उन लोगों ने भी कहा कि नहीं ठीक, इसलिए वह कोई विषय ही नहीं, और यह निर्णय पहले का था।
इसलिए जब एक बार गोपाल कृष्ण गांधी जी को उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने समर्थन की घोषणा कर दी, तो उससे क्यों हम डिगेंगे? और इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। शीर्ष नेतृत्व को यह पहले दिन ही बता दिया और उन लोगों को भी कोई एतराज नहीं। 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन? कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, सब बता मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। आगे बढ़िए। एक साथ तीन नहीं, और वो बार बार बोल रहे हैं उधर से सीनियर। अरे छोड़िए, कोई सुनिए, ये सब चीज बोलने का नहीं है, कार्रवाई का चीज है। यहाँ ये सब नहीं चलने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। और आप देख लीजिएगा, इसके लिए जुबान से बोलने की जरूरत नहीं है, काम बोलता रहेगा। और हम लोगों की पार्टी को तोड़ने की क्षमता किसी में नहीं है, और हमारे पार्टी के लोग इस प्रकार के नहीं हैं कि किसी के बहकावे में आने वाले हों, या किसी तरह के जिसको कहिए कि उसको लोभ या लालच या कोई किसी को दे, इससे आने वाले नहीं। हमारी पार्टी इस मामले में बहुत मजबूत है। कार्रवाई करेगी बेनामी संपत्ति के खिलाफ? जी, आर्थिक अपराध इकाई भी कार्रवाई करेगी? जहां तक अधिकार है करती है। और हम तो ये आज नहीं, हम तो पिछले 6 साल से सवाल उठा रहे हैं कि जो ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बार बार कह रहे हैं कि कम से कम पहले 5 करोड़ कहा था, और अभी तो हाल में हमने कहा कि अब 10 करोड़ तक कर देना चाहिए। यहां देना चाहिए स्टेट के पुलिस को ये पावर, ताकि वो भी कर सकें, क्योंकि इतने देश में मामले हैं, वो सब जगह तो जा नहीं सकते। तो ये तो हमारी मांग पहले से है, और इस चीज को हम जारी रखे हुए, और आगे भी हम इस बात की चर्चा करें। लेकिन नियम के ये कानून के मुताबिक जो राज्य की पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में, उस पर तो हम एक्शन करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जो केंद्रीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में, वो केंद्रीय एजेंसी करेगी। 2009 में आपने कहा था मुख्यमंत्री जी कि जो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा उसके साथ जाएंगे। नाम तो लीजिए ना, नरेंद्र मोदी क्या कितना दिन खाली यही कहते रहे, नाम लीजिए ना, क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री जी क्या है? मिल गया है कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आपसे मेरा रिश्ता मुख्यमंत्री का है, नाम लेके पूछिए, ठीक पूछ रहे हैं। 20 महीने की आपकी सरकार में राज्य का दर्जा क्या आपको आश्वासन? नहीं, हम लोग तो उसकी मांग करते रहे हैं, और ये बिहार का जो मांग है, इसको हम रखते रहे। अभी के केंद्र सरकार के भी समक्ष रखा, पहले ही से रखा हुआ। तीसरा विकल्प भी था आपके पास, मैंडेट पब्लिक का ले लेते, क्यों नहीं गए? क्या? कौन सा विकल्प था? नहीं, वो विकल्प नहीं हो सकता। वो विकल्प नहीं हो सकता है कि आप फ्रेश चुनाव करने जाइए, वो कोई विकल्प ही नहीं। इसलिए कि रोज रोज चुनाव कराना भी उचित नहीं। और ये बिहार के हित में फैसला है, स्टेट के हित में फैसला है कि बिहार की तरक्की और बेहतर ढंग से हो सकेगी। सेंटर और स्टेट एक ऑन सेम पेज है, तो ज्यादा बेहतर ढंग से काम हो सकेगा, इसकी संभावना है। 20 महीने आपकी सरकार चली, 20 महीने में मिट्टी घोटाला से लेके बहुत सारे घोटाले का खुलासा हुआ, जिनके साथ आप गए हैं। क्या उन खुलासों की फिर से जांच करेंगे आप? यहाँ देखिए, जो राज्य के इनके प्रश्न के उत्तर में हमने बता दिया, कोई हम स्पेसिफिक बात पर नहीं कहेंगे, इसलिए कि मेरे लिए किसी स्पेसिफिक चीज पर कहना कल होकर यह आरोप लगेगा कि आपने बायस किया, इसलिए हम किसी एक घटना के बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन राज्य के अधिकार क्षेत्र में जो भी मामला होगा, राज्य सरकार कानून सम्मत ढंग से अपना काम करती है, रूल ऑफ लॉ है। और हम शुरू से बोलते रहे हैं कि आज तक मेरा सिद्धांत है कि न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं।
कानून अपना काम करता है और इसी तरह से काम होगा। हम लोग किसी को न तो नाहक परेशान करने वाले हैं और न जो कानून कहता है उसके मुताबिक कोई अगर एक्शन होता है तो उसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं। देखिए, लोकतंत्र में विचार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी पार्टी जनता दल यू की मान्यता बिहार में ही है। चुनाव आयोग से जो मान्यता मिलती है वो सिर्फ बिहार में है, इसलिए बिहार की यूनिट का अपना एक उसकी अहमियत है और उसने निर्णय लिया और मेरी मौजूदगी में, जबकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इसलिए जो कुछ भी निर्णय लिया गया है राज्य स्तर का वो यहां लिया गया है। और हमने जवाब दिया एक प्रश्न के उत्तर में कि नेशनल एग्जीक्यूटिव 19 तारीख को पटना में ही अब होगी। मेरे पास वक्त नहीं था कि हम दिल्ली जाएं, इसलिए नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग 19 अगस्त को पटना में होगी जनता दल यू की, और उसमें जो चाहे अपनी बात रख सकते हैं। नेशनल लेवल पर जो भी राजनीतिक विषय है उसके बारे में राय हो सकती है। स्टेट लेवल पर तो ये रिकॉग्निशन यही है और ये पार्टी ने निर्णय लिया है। और हमने जब निर्णय लिया माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन करने का, तो हमने अपने एक एक विधायक से बातचीत की, एक एक सांसद से बातचीत की, और तब शाम में कोर कमेटी की बैठक जो कह सकते हैं, शरद जी को भी हमने आमंत्रित किया, तो बैठक करके निर्णय लिया। उनको तो तकलीफ थी उससे, लेकिन वो निर्णय हुआ और कोविंद जी का हम लोगों ने, कोविंद साहब का हम लोगों ने समर्थन किया। वो आज राष्ट्रपति हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि बिहार के गवर्नर देश के राष्ट्रपति बने। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, उसको हाईलाइट आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोगों का जो भी रास्ता है वो बहुत ही क्लियर कट है और सब कुछ नियम से और जो स्वस्थ परंपरा है उसका पालन करते हुआ। लेकिन आप जानेंगे कि हर चीज के हिमायती सब नहीं हो सकते, सबके विचार की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा निर्णय तो बहुमत का होता है। व्यक्तिगत विचार हो सकता है। या थोड़ी सब बात बंद करिए, हो चुका है, सेटल हो चुका है। कल ही वो मिल चुके और वो बात समाप्त हो चुकी है, उसको आगे मत बढ़ाइए। उसका कोई देश नहीं आगे बढ़ाने का। नेशनल पॉलिटिक्स में मेरा सबसे बड़ा रोल है कि एक बड़े राज्य बिहार की खिदमत ठीक ढंग से करूं, जो पूरे नेशन के लिए उदाहरण बने। हमने कई काम किया जो उदाहरण है। आज मेरी चर्चा अगर बिहार के बाहर होती है तो काम के चलते होती है, और हमारी पार्टी की हैसियत इतनी बड़ी नहीं है कि हम नेशनल एस्पिरेशन पाले, उसकी कोई जरूरत नहीं। और नेशनल लेवल पर तो रोल प्ले करते ही रहे, कर ही चुके हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कौन कौन विभाग के मंत्री रहे? रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट, अब तो डिपार्टमेंट का नाम बदल गया, 2 हिस्से में बंट गया, उसको देखते रहे। आदरणीय वीपी सिंह जी, स्वर्गीय वीपी सिंह जी की सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे, और जब देवीलाल जी इस्तीफा कर दिए थे तो उन्होंने पूरा कहा कि तुम ही को ये काम देखना। तो बहुत काम कर चुके हैं, देश घूमते रहे, एक एमपी के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में। तो देखिए, पॉलिटिक्स में आज सेवा करने का मौका बिहार है, तो बिहार की सेवा करना यह भी एक राष्ट्रीय धर्म है, यह भी राष्ट्रीय कर्तव्य है, किसी भी राज्य की सेवा करना। और अगर किसी राज्य की आप बेहतर ढंग से सेवा कर रहे हैं तो ये राष्ट्रीय भूमिका नहीं है, ये अपने आप में राष्ट्रीय भूमिका है। राष्ट्र तो सभी राज्यों को मिलाकर ही बनता है ना। हाँ, चलिए अब पूछिए। राहुल गांधी ने कहा था कि 3 महीने पहले ही उनको एहसास हो गया था कि आप जाने वाले हैं, और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस की भूमिका कैसे देखते हैं? आपने मुलाकात ये खुशी की बात है, कम से कम उनको 3 महीने पहले अब एहसास होने लगा, अच्छी बात। लेकिन हम तो मिलने गए, तब तक कोई एहसास नहीं।
भाई देखिए, हमने जब माननीय रामनाथ कोविंद जी को का नाम आया तो हमने तत्काल लालू जी से भी बातचीत की और मैडम सोनिया जी से भी बात की, और हमने यूं बताया अपना कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम किया है, और ये इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है स्वर्गीय आदरणीय मोरारजी भाई देसाई जी के साथ से, इसलिए ऐसी पृष्ठभूमि उनकी नहीं है। ये सब बात हमने कही थी। और जब ये सारा मामला हुआ तो हमने कहा 3 दल है भाई, कांग्रेस पार्टी को भी कुछ भूमिका अदा करनी चाहिए। तो राहुल जी का फोन आया हुआ था, हम तो राजगीर में थे, आने के बाद हमने बात किया। हमको तो मैंने इन लोगों के साथ बात कैसे किया जाए, उस सबका सिस्टम वगैरह भी थोड़ा ये रहता है, तो हमने अशोक चौधरी जी को बुलाया कि भाई जरा लगाइए फोन, कैसे बात होगी। बात हुई कि दिल्ली जब आइएगा तो हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। हम गए दिल्ली, मिले, और लगभग 35 मिनट उनके साथ बातचीत हुई, अकेले में बातचीत हुई, हमने सारी बात रख दी। और ये भी उनको कहा कि भाई आप ही ने ऑर्डिनेंस फाड़े थे, तो आप सोच लीजिए कि वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और हम तो चाहते हैं महागठबंधन चले, लेकिन कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि जनता दल यू को भी और हम लोगों को भी बाहर ठीक ढंग से कुछ कहने का अवसर मिले। सारी बातें हुई। अब यह बात तो विचित्र है, अरे नोटबंद, सर्जिकल स्ट्राइक का सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया। उसके पहले मैडम सोनिया जी का आ गया था बयान, नोटबंदी का हमने समर्थन किया। महामहिम राष्ट्रपति के पद पर थे प्रणब बाबू, लेकिन कांग्रेस के नेता रहे हैं, देश के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने क्या बयान दिया था, नोटबंदी ठीक हुआ, उसके बाद हमने बयान दिया, ठहरिए। और नोटबंदी के बारे में हमने बार बार कहा, और यही नहीं, जब चिदम्बरम साहब का बुक रिलीज फंक्शन था तो हमें तो मालूम भी नहीं था कि उसमें भी पैनल डिस्कशन होता है। अब पैनल डिस्कशन में मेरा भी नाम ऊपर रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि जाइए, आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। हम बैठ गए, हम ही से सब ज्यादा पूछा गया। तो उन्होंने उस समय कह दिया कि भाई अपोजिशन यूनिटी करनी है और अल्टरनेटिव बनाना है तो आपको एजेंडा भी सेट करना पड़ेगा। रिएक्टिव एजेंडा से काम नहीं चलता, आप दूसरे की बात पर सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और उस दिन भी हमने नोटबंदी की बात कही, आप देख लीजिए, उसका जरूर होगा वीडियो क्लिपिंग्स, देख लीजिए हमने जो बातें कही, और साफ साफ बात कही। और हमने तो यहां वहां यह भी कहा था कि भाई कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल जी एजेंडा सेट करें, इनिशिएटिव लेकर एजेंडा सेट करना चाहिए। अब आप कुछ कीजिएगा ही नहीं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी के हित में तो आसाम में असम गण परिषद क्या नहीं, सब लोगों से बातचीत किया, लेकिन आप उस दिशा में चलते नहीं। यूपी में हम इतना मेहनत कर रहे थे, पहले आपका क्या बयान आया और बाद में आपने क्या किया? हम तो सब जगह छोड़ गए। गुजरात से हार्दिक पटेल हमसे मिलने आए यहां, उन्होंने मुझको निमंत्रित किया, और जब जनवरी में जाने वाले थे तो वहां से मैसेज आया कि मत जाइए। हम कहे ठीक है भाई, नहीं जाएंगे, हम तो इतनी इज्जत करते नहीं। लेकिन भाई आप के साथ मिलकर आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको कोई चीज मंजूर ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, हमारी कोई भूमिका पसंद नहीं, तो मैंने पहले भी कहा था हम सहयोगी हो सकते हैं, फॉलोवर नहीं होंगे। और इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए, और जो कुछ भी है उनके दिमाग में अपना रखें। मैं इज्जत करता हूं, कम से कम एक बात के लिए मैं उनकी इज्जत करता हूं, करता रहूंगा, कि उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा जो कि बिल्कुल सही था। ऑर्डिनेंस ठीक नहीं था, उनका एक्शन सही था। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप रोज कंप्रोमाइज करिएगा तो आप जानिए। इसलिए तो हमने कहा कि कोई कुछ कर नहीं सकते हैं, चुनौती देने की भी स्थिति में नहीं। इसलिए वो कहें कि इतने दिनों से मालूम था, भाई इतने दिनों से मालूम था तो हमसे कहा के लिए बात करने की इच्छा प्रकट की। पहले ही कह देते कि हमको तो मालूम है कि आप वहां जाने वाले हैं, बोल देना चाहिए था। आप जब तेजस्वी जी को बोले कि आप पीपल के सामने एक्सप्लेनेशन दीजिए, कोई टाइम फ्रेम दिए थे सर? इसमें टाइम फ्रेम क्या होता है?
आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो कोई टाइम फ्रेम दिए हैं? कोई टाइम फ्रेम दिए हैं? सबको मालूम है ना, सामने रखा हुआ है, जल्दी बोलना चाहिए। वातावरण जिस ढंग का बना हुआ, हमको टाइम फ्रेम क्या देना, जल्दी बोलना चाहिए। उसके लिए टाइम फ्रेम होता है। हम लोग और आप लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, इसका कोई टाइम फ्रेम होता है? सबको मालूम है क्या टाइम फ्रेम है। उसी तरह से यह तो स्वयं समझना चाहिए कि साहब क्या टाइम होना चाहिए। 2013 में आपने कहा था कि आडवाणी जी और वाजपेयी जी का जमाना बीजेपी में चला गया, अब आपके लिए बीजेपी के साथ काम करना मुश्किल है। तो 2013 और 2017 क्या परिवर्तन देखते हैं कि आपको बीजेपी में सहजता महसूस हो रही है? दूसरी तरफ का हिसाब देख कर अभी की स्थिति इस तरफ तो महा असहज हो गई, क्या करें। और अब हमने निर्णय लिया है तो मन से निर्णय लिया है। अब पुरानी बात हमको चिढ़ाने के लिए कोट कर सकते, करते रहिए, उसमें हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमने जो निर्णय लिया आज की परिस्थिति में, बिहार के हित में निर्णय लिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में, और मुझको पूरा विश्वास है कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नोटबंदी किया और बेनामी संपत्ति पर हिट करना शुरू किया, मुझे पूरा विश्वास है बड़े पैमाने पर वो हिट करेंगे और इस तरह की बेनामी प्रॉपर्टी देश में न रहे। आज जीएसटी लागू हुआ है, हम लोगों ने उसका समर्थन किया। क्यों किया? हम यूपीए के टाइम से कर रहे हैं। इसमें ट्रेड में और टैक्सेशन में बहुत पारदर्शिता आएगी। शुरुआती दौर में नई कोई प्रणाली शुरू होती है तो थोड़ी कठिनाई तो होती है, लेकिन इसमें पारदर्शिता आएगी, इसलिए हम लोग हिमायत की है। अब इसे 2 नंबर का कारोबार तो मुश्किल होगा। तो इस तरह के सभी कदमों की हम सराहना करते रहे और मुझे विश्वास है कि इस दिशा में देश आगे बढ़ेगा। सर, आप राहुल गांधी के एक्शन को एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का क्या व्यूज था जब ईडी रेड हो रहे थे, एफआईआर हो रहे थे, दिल्ली में तमाम प्रॉपर्टी कुछ बोल नहीं रहे थे साहब, बोल नहीं रहे थे। देखिए, अंदरूनी तौर पर जो बात होती है उसको सब बात नहीं बताए, ठीक नहीं। ये मेरे लिए ठीक नहीं कि हमारे सामने अकेले में क्या बोले, ये अच्छी बात है। हम उतनी ही बात कहेंगे जितनी बातें सार्वजनिक रूप से कही जाती हैं। 1 to 1 की सब बातें नहीं कही जाती। हम देखिए, हम डिफरेंट है दूसरे लोगों से, सुनते ना क्या क्या बोलते रहते हैं, तो कोई असर पड़ता है ना। हमको कोई कष्ट, मुझे तो खुशी है, मुझे तो खुशी है, मुझे कोई कष्ट नहीं। हम सच बताते हैं। आपको लगता होगा हम चर्चा करते हैं, हम तो बिल्कुल सहज ढंग से बोलते हैं। और आप देखिएगा जो मेरे खिलाफ उनके प्रति आदर का भाव है, कभी आदर के भाव में कमी नहीं आई। लेकिन ये तो लोकतंत्र है ना भाई, आप कोई बात कहते हैं तो हम भी अपनी बात कह देंगे, लेकिन इससे हमको तनिक तकलीफ नहीं होती है। और हमने शुरू से कहा कि हम गांधी जी के विचारों में यकीन करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई वो सही कहे गलत कहे, उसकी आजादी होनी चाहिए, हम उसमें यकीन करते हैं। शराबबंदी फेल हो चुका है, होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन वो आपको बार बार मना करते थे, उसके बावजूद क्या हुआ? अभी तो सबको पता है फ्लॉप है कि सक्सेसफुल है। शाम में क्या हालत रहता था, आप ही लोग बताइए ना भाई, फ्लॉप है कि सक्सेसफुल है। जहां कहीं कोई फ्लॉप करने की कोशिश करे, जरूर उजागर करिए उसको, हम लोग एक्शन करेंगे। इसीलिए कि आप लोग शाम के बाद कहां जा पाते थे। आपको लगता था कि शाम के बाद कहीं जाएं, बाजार में निकलें, कुछ करें, धीरे से जल्दी निकल जाते थे। जो हालत रहता था हम उसका इशारा कर रहे हैं। अरे भाई, सब बात अभी तो बिहार की बात है, और नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हमारी होगी, और उस नेशनल एग्जीक्यूटिव में हम लोगों का जो आप लोगों ने एनडीए और बाकी बातें पूछी, जो भी हमारा आगे का कदम होगा। लेकिन जहां तक बाकी सारी बातें हैं, अभी वो सारी बातें काल्पनिक, हाइपोथेटिकल प्रश्न है ये सब, और हम हाइपोथेटिकल प्रश्न का उत्तर नहीं देते। आप हमको देख लिए, हम कहाँ कोई हाइपोथेटिकल चीज का जवाब देते। जो करना था किए,
और किए भी किस तरह से, तो देख लीजिए। बहुत लोगों को परेशानी होती है कि इतना जल्दी इस तरह से कैसे हो गया। अरे ऐसे ही होता है, काम करना चाहिए तो इसी तरह से काम करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए चाय पिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बगल के कमरे में जलपान की व्यवस्था है, कृपया जरूर आए।